आपको ईज हो जाए, आसानी हो जाए आगे चलने के लिए। तीसरी जो चीज है विज्ञान के आधार पर, वो आज हमें देखने को मिला कि वैम, वेस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा या माइकोराइजा की अगर हम बात करें, कितना मल्टी न्यूट्रिएंट सप्लायर है, उसको हमें बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट करने की जरूरत है, जो मुझे समझ में आया। आपको भी शायद ऐसे ही, इतना बड़ा विज्ञान है। यूरोपियन कंट्रीज में माइकोराइजा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो हमारा देश भी क्यों पीछे रहे। तो टेरी के जो आज उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर दिया, उससे हमें क्या अपने स्टैंडर्ड्स में, अपने मानकों में, ऑर्गेनिक में, नेचुरल में भी कहीं हमें कुछ उसके बारे में बात तो नहीं करनी है। ये चीज़ मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। तीसरी जो चीज़ है वो है कि अब हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ने पूरा के पूरा विज्ञान समझाया, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, कैसे उसको क्वालिटी एश्योरेंस उसकी रखनी है, वैलिडेट कर दिया उन्होंने सब कुछ। कौन सी गाय का गोबर, काउ यूरिन, ये काउ डंग, कौन सा वाला अच्छा है, किसकी क्वालिटी क्या है। अब हमें उस विज्ञान के आधार पर अपने नेचुरल फार्मिंग के मानकों को, जो हमारी रीजनल काउंसिल्स हैं, उनके सामने अब ये क्वेश्चन है कि अपने स्टैंडर्ड्स को कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि पीजीएस इंडिया का रिव्यू बड़ा हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको कुछ कुछ इंडिकेटिव प्रश्न अपने रखने होंगे। आज हमें प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट फरीदाबाद, जो डॉक्टर पांडे एक लेडी ऑफिसर आई थी वैज्ञानिक, कितना अच्छा उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर बताया। हम प्लांट प्रोटेक्शन में कमज़ोर हैं, मानना होगा हम सबको। प्लांट प्रोटेक्शन की इतनी बातें जो हमने आज सुनी, क्या हम ये अपना रहे हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी किसान भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, ये बायो कंट्रोल पूरा पैकेज, कहीं पर भी मैंने अभी तक तो ये मॉडल पूरी तरह से नहीं देखा। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का एक पैकेज मानक, साथ ही साथ जो आज उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन का, बायो कंट्रोल की इतनी अच्छी हमें लिस्ट दी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दी, हैं भी हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र करते भी, उनके पास सब कुछ है, परंतु किसी ना किसी कारणवश अभी तक भी ये पॉपुलर नहीं हो पाया है। इवन बायो फर्टिलाइजर्स की भी हम वही उसी लेवल पर हैं। बायो फर्टिलाइजर्स फिर भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं फार्मर्स के बीच। बायो फर्टिलाइजर्स तब तक काम नहीं करते जब तक हमारा ऑर्गेनिक कार्बन ना हो। ऑर्गेनिक कार्बन कहाँ से आएगा? फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जो आज हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों से उनका जो लेक्चर था, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, हमारी जो मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये LFOM, FOM को, CBG यूनिट्स को बहुत प्रमोट कर रही हैं। और गैस का तो निकलेगा ही निकलेगा इससे जो हमारे आंसर्स हैं, पर उसकी पूर्ति होगी, परंतु साथ ही साथ LFOM, FOM का जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, FCO में कार्बन एनहांसर के रूप में, उसको हमें कैसे जगह देनी है अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स में तो चलो है, नेचुरल फार्मिंग में कहीं हमें उनको कैसे जीवामृत, बीजामृत के साथ में इंटीग्रेट करना है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो नेचुरल फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स में हमें आगे बढ़ना है, इवॉल्व करना है। डॉक्टर बलजीत हमारे बीच बैठे हैं, वो समझ रहे हैं हमारी इन चीज़ों को, जो हमारी चर्चा है आपस में। और साथ ही साथ हमें अपना जो सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, सर्टिफिकेशन के सिस्टम में रीजनल काउंसिल्स के साथ कल हमने अच्छे से चर्चा की। समय समय पर बात आती है कि पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पतंजलि है, श्री श्री है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन कर रहा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कर रहा है, तो कहीं हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। तो हमारा पीजीएस मॉडल क्या है? जैसे माननीय त्यागी जी ने कल हमें एक राह बताई, भारत भूषण त्यागी जी ने, कि भाई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं है। परंतु ठीक है, भारत भूषण त्यागी जी तो मन से अपना प्रमाणीकरण की प्रक्रिया निभा रहे होंगे, परंतु जो लोकल ग्रुप्स अलग अलग जगहों में हैं, या जो मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेसिंग आपस में कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें आ जाती हैं। कुछ तो बहुत ही पवित्र लोग हैं कि नहीं ठीक है, हमें तो बड़े अच्छे तरीके से मन से करना है, तो उनको तो इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। परंतु किस तरफ हमें जाना है? क्या हमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रखना है पीजीएस इंडिया मॉडल में? नहीं रखना है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी हमें समय समय पर बोलती है भाई वही सर्टिफिकेशन की रीजनल काउंसिल, उसको सर्टिफिकेशन बॉडी की तरह देखा जाता है।
तो वो प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग ना करे, वो सिर्फ वेरिफिकेशन ही करे। अगर वो यही करे तो फिर उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम तो लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम है, उनको कौन फिर फंडिंग करेगा? ये सारे क्वेश्चन हैं, चैलेंजेस हैं जो हम डे टू डे फेस करते हैं। इसीलिए आपके समक्ष, पैनलिस्ट के सामने भी और आप सबके सामने भी रख रहे हैं। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जो सुनील जी ने, मोहंती जी, आदरणीय हमारे जो मोहंती जी टाइम टू टाइम हमें मार्केटिंग के बारे में हमेशा ज्ञान देते हैं, यहाँ पर सुनील जी भी बताते हैं। तो क्या मार्केटिंग का जो लिंकेज है अभी भी बहुत ही कमज़ोर कड़ी है, सच में ही हमें एग्री करना चाहिए। तो फार्मर्स जो ग्रुप हैं वो किस तरह से मार्केटिंग करें लोकल लेवल पर, सप्लाई चेन में। प्रोसेसिंग यूनिट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, तो अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल आउटलेट खोलने हैं, उसके लिए हमारी नीति निर्धारण किस तरह से होना चाहिए, क्या किया जाए उसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट हो। क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट्स ही हमारे देश में, अगर हम पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक की बात करें तो 100-150 भी नहीं है। हो सकता है कुछ चुपके चल रहे हों जो हमारे रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ना हो, तो चलो 200-250 होंगे। परंतु अगर 80,000 लोकल ग्रुप हैं, 1 लाख लोकल ग्रुप हैं, उसके अनुपात में कम से कम भी 10,000 प्रोसेसिंग यूनिट तो होने ही चाहिए, मिनिमम लाखों में होने चाहिए वैसे तो प्रोसेसिंग यूनिट जितने होंगे उतना ही लोकल लेवल पर आप अच्छे से उसको प्रोसेस पैक करके, ब्रांडिंग करके मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं जो मैं अपने पैनल के सामने मैंने रख दिए हैं, और मैं चाहूँगा कि एक एक करके सिर्फ दो जो भी आपके मन में क्रिटिकल, इन जो भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं वो आप एक एक करके, जस्ट दो क्योंकि समय की अभाव है, मैंने ज़्यादा समय ले लिया क्वेश्चंस पुट करने में। तो आपके पास अब मैं एक एक करके आऊँगा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बलजीत सर के पास इन प्रश्नों के उत्तर चाहूँगा जो भी इनके मन में आ रहा है। बाकी तो लिखित में सर हमें बाद में डिटेल में दे देंगे, ठीक है सर? आप प्लीज़ बताइए सर, उनको वो माइक दे दीजिए। थैंक यू सर। विज्ञान के ऊपर ज़्यादा सर बताएंगे हमें। देखिए, जो अपना 2 दिन से सेशन चल रहा था, इसमें हमारे जो मेन फोकस है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो मैं नेचुरल फार्मिंग का कवर करता हूँ। नेचुरल फार्मिंग में आपको सारे के सारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, सर आपको लिटरेचर भी देंगे, अभी भी एक हम और भी कंपाइल कर रहे हैं। उसमें बीजामृत कैसे बनाएं, जीवामृत कैसे बनाएं, घनजीवामृत कैसे बनाएं, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 प्रणीयर, खट्टी छाछ, सौंठास्त्र, सब कुछ स्टैंडर्ड है। आपको उसी अकॉर्डिंगली करना है, जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, जहाँ जैसे जैसे अपने क्रॉप्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जीवामृत की वीट में अगर हरियाणा में देखें तो 4 बार हम नॉर्मली देते हैं। अगर ऐसी सॉइल है जिसमें आपने पहली बार नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट की है तो फ्रीक्वेंसी 1-2 और बढ़ाई जा सकती है। जो घनजीवामृत है वो हम नॉर्मली 2 क्विंटल डालते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी स्टार्ट की है या कोई एग्जॉस्टिव क्रॉप है तो उस केस में अप टू 10 क्विंटल पर एकड़ वो डालते हैं। बीज अगर आपको देसी मिलता है, क्योंकि देसी में जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है। देसी कोई भी बीज है, जैसे आप गेहूँ की वैरायटी की बात करें, C306 है, कल्याणी है, सोनामोती है, अगर आपको देसी बीज मिल जाता है उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन पीछे सर ये डिस्कशन हुआ था कि बाई चांस हमारे पास सबके लिए देसी बीज उपलब्ध नहीं है या किसी किसान को मिल नहीं रहा है, तो उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो वो खेती कर रहा है वही करनी है। प्रोटोकॉल्स आपको नेचुरल फार्मिंग के सारे फॉलो करने हैं। उससे क्या होगा, एक तो रेजिड्यू नहीं आएगा, धीरे धीरे आपका ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे अगर आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है, अगर थोड़े सीड की भी हो जाती है तो किसान मल्टीप्लाई कर लेता है। और दूसरा सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे FPOs हैं या इवन अपने जैसे गुजरात वगैरह में तो कृषि तो जो किसानों का जो नेटवर्किंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें ग्रुप बनाने हैं छोटे छोटे, चाहे अपने ब्लॉक लेवल पे बना लें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना लें, स्टेट लेवल के बना लें, या जैसे मोहंती सर कह रहे थे कि आपस में हम कनेक्ट हो जाएं इंटर स्टेट।
कि एक स्टेट के लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं वो दूसरे स्टेट से, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स है वो हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं। हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर एक अच्छा सिनर्जी में हम काम करें, तो मिलजुल के अगर काम करते हैं तो एक तो इसको पैनिक नहीं बनाना। जो किसान परंपरागत कर रहा है, सीड जो वो लगा रहा है, कोई बात नहीं, सारे के सारे प्रिंसिपल जो वो फॉलो कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग की उसकी मिट्टी सुधर जाएगी और सीड के लिए ये अवेलेबिलिटी होगी। जहाँ तक ये LFOM और FOM की बात है, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, अब ये कॉन्सेप्ट आया है, इस पर हम थोड़ी और स्टडी कर लेते हैं। जैसे अगर ये फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आ रही है, इसका कंटेंट है वो कितना मैच कर रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को घन जीवामृत के साथ और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और जीवामृत, तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। बेसिकली क्या है कि जैसे गैस हमने निकाल ली और इधर जो जीवामृत है उसमें फर्मेंटेशन हो रही है, उसमें आपको मिथेनोजन और मिथेनोट्रोफ दोनों मिलते हैं। जो मिथेनोजन है वो मिथेन जनरेट कर रहे हैं, जीवामृत को हम सुबह से हम हिला रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं गैस ना बने, माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन रहे। अगर बनती भी है तो मिथेनोट्रोफ्स भी है उसमें, तो उसका लेवल कंट्रोल्ड कंडीशन में, और इधर जो लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है इनको कंपेयर करके स्टैंडर्डाइज करके वो चीज़ें हम अकॉर्डिंगली उसको हम देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक किसान पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है तो वो फिर वो सर्टिफिकेशन में जाता है, और सर्टिफिकेशन में अगर खरा उतरता है तो आने वाले टाइम में उसके लिए कोई मार्केट की प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा, जैसे डॉक्टर मोंती सर ने कहा था ये, कि जो ये फेक ऑर्गेनिक की आप बात करते हैं ना, उसमें फेक में और ओरिजिनल में डिफ्रेंशिएट, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे आपको ध्यान देना है। और ऑथेंटिसिटी है वो किसान भाइयों के आपस में है, पार्टिसिपेटरी अपन सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आसपास के किसान हैं वही जब अपना ग्रुप बनाएंगे तो सीड अवेलेबिलिटी और सेल और सर्टिफिकेशन, उसमें वो सारे एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो रेपुटियर्स हैं वो नोट कर रहे हैं सारे पॉइंट और हम एक प्रोसीडिंग्स निकाल के लेके आएंगे। बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो मैं साथ ही साथ वाणी से कहूँगा कि वाणी, आपका जो फार्म का मॉडल है, यू हैव अ वेरी गुड मॉडल ऑफ दिस 4 एकड़ 4.5 एकड़ फार्म. So it is an integrated kind of a system where you have shown multi-cropping, integrated farming system, CBG unit also, fish farm, aquaculture. So can we think of planning such kind of models, bio-village models in the country? So if we want to have such kind of models all over country, then what we have to do? In short, just half or 1 minute. Certainly, sir. It is definitely that we are doing in successful model. So this is our Grama Swarar concept only. Gandhi envisaged that thing that we actualized only. So what's your suggestion to the government, to the Ministry of Agriculture, such kind of model? If we want to establish, if government want to promote such kind of models, yes, what we need to do, what do you require? It is a kind of circular economy. Okay. That is, we producing the products in that place, and we distributing, pooling in that place, distributing with the zero food mile concept or minimum food mile concept. It is also follow sustainable development goals. 17 United Nations Sustainable Development Goals. And the most important thing is कि सबसे बड़ी चीज़ है कि BSc एग्रीकल्चर मतलब ये वाणी का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पढ़े लिखे हमारे जो यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है और वो अगर आना चाहें उनके लिए आई ओपनर है वाणी। सो जो वाणी का मॉडल है वो हमारे यूथ को हमें प्रमोट करना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए कोई हमें ऐसी कोई स्कीम लेके आना चाहिए जिसमें इस मॉडल को जो BSc एग्रीकल्चर हैं या कोई भी और भी कोई चैम्पियन फार्मर है, इस मॉडल को जो विलेज लेवल पर या 5 एकड़ मिनिमम 4 एकड़ पर स्टार्ट करना चाहे तो उनके लिए कुछ हमें एक नई सब स्कीम छोटा सा लेके आना चाहिए। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जब मैं ताइवान विज़िट किया था हमने, तो ताइवान में पूरे ताइवान में एक बायो विलेज था, तो उन्होंने हमें एक बायो विलेज अभी उन्होंने बनाया था वो, और वो वाणी का ही मॉडल था वहाँ पर कि फिशरीज़ भी हो रहा है वहाँ पर, CBG भी है, वो सोलर का भी पैनल लगा हुआ है और पूरे कम से कम भी 150-200 प्लांट्स की अलग अलग बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर है
पुराने प्लांट्स को भी उन्होंने रखा हुआ है, फिर उनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारा जो मॉडल है मल्टी क्रॉपिंग का, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, मशरूम भी हो रहा है, बी कीपिंग भी हो रहा है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हमें करना होगा। तो किस तरह से हमें सजेशंस देनी है ये आप भी अपने मन में मंथन कीजिए, और ईमेल से भी, समय की अभाव है। थैंक यू। And actually, this is a community responsibility. Community and responsibility. it is a community responsibility, and they are enjoying also. Community also enjoying Absolutely. the farming with us, Up because to- we are giving fair and fixed price. Even we have seen a very good marketing Yes, kind sir. of thing is happening on your this And model, also- 4 acre model। ये स्पाइसेस या जो भी कोकोनट जो इनके यहाँ नहीं हो रहा है उसको ये परचेज भी करती हैं। आपने देखा वेजिटेबल्स भी लेके बाहर से खरीद रही थी, और उसका प्राइस भी इन्होंने ओपन रखा हुआ है, फटाफट उनको पैसे भी उसी वक्त दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड मॉडल मार्केटिंग। Actually, we develop some soft skills to communicate with the farmers. Yes. We recognize the farmers and we recognize them in publishing their experience in social media, Facebook and Instagram, and then they are motivated. And Can you submit a small proposal when you go back to your home? Yes, And then can you definitely. submit the way we wish it to be? Yes, sir. So you have to submit it. Yeah. Okay. For our youth, for the country youth. Okay, Right? sir. Thank Thanks. you. Thank you. ठीक है। उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप बोलना चाहेंगे? शॉर्ट में रखिए, है ना, जल्दी जल्दी हमें फिनिश करना है। 4 बजे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सर भी जुड़ेंगे, फिर हमें बहुत सी एक्टिविटीज़ करने को है 1-2 घंटे के अंदर। इस राष्ट्रीय सेमिनार में मुझे अवसर देने के लिए मैं डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं एक बार जोर से भारत माता की जय बुलवाऊंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। साथियों, मैं बहुत छोटे से प्रदेश से आया हूं, मध्य प्रदेश से, और एक छोटे ज़िले से हूं, जबलपुर से, और उसका एक छोटा सा गांव है मझगवां में, वहाँ रहता हूं, और मेरे आसपास ज़्यादातर आदिवासी कम्युनिटी है, और उनसे मैं प्रेरित हूं, उनके दर्द को महसूस करता हूं, उनके साथ मैं किसानी करता हूं, और वहाँ से अब मुझे आरसी बना दिया गया है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसका बहुत अच्छा काम करूँ, और उसके लिए मैं 2 घोषणाएँ यहाँ मंच पर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि जो डिफ़ॉल्ट एरिया में काम करना चाहते हैं उनका सर्टिफिकेशन का काम मैं फ्री में करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, जिनके पास 10 से ज़्यादा किसान हैं और डॉक्यूमेंटेशन को खुद कर सकते हैं, उसको मैं फ्री में सर्टिफिकेशन करूँगा। मेरा नंबर मैं एक बार सबको दे देता हूँ, बाद लास्ट में दे दूँगा, फिर मैं अगली अपनी बात करूँगा। मेरे 2-4 सजेशन हैं, जिसमें मैं करीब, जब मैं सुन रहा था डायरेक्टर साहब ने कहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे एरिया से आता हूँ, बहुत छोटे लोगों के साथ में काम करता हूँ, जिनको लोग बेईमान कहते हैं, आदिवासी लोगों को, उनको मैं ईमानदार कहता हूँ, और उनकी ईमानदारी का परिचय दिलाने के लिए बहुत सारे अपने मॉडल बनाए हुए हैं, उस पर मैं काम करता हूँ। ज़िंदगी भर मॉडल बनाता रहा हूँ, और मैं उसी का कुछ निचोड़ आपको बता रहा हूँ आज। बहुत संक्षिप्त में बोलूँगा, 1 मिनट 2 मिनट के से ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करूँ। पहली चीज़, मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, चूँकि बड़ा मंच है, राष्ट्रीय मंच है, मेरा विनम्र अनुरोध है कि किसानी जो है, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और नक्षत्र विज्ञान, ये तीनों एक ही किसान के साथ संलग्न होकर काम करने वाली चीज़ें हैं। इनको कैसे एक किया जाए, इस पर पहले मंथन किया जाए, इस पर थोड़ा विचार विमर्श किया जाए, और कैसे इनका कोलैबोरेशन हो सकता है, ताकि उस गांव में छोटे जो किसान, छोटी जोत वाले किसान हैं, उसको हम लाभान्वित कर सकते हैं। दूसरी बात, प्राकृतिक खेती को लोक व्यापीकरण की आवश्यकता है। मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं जबलपुर संभाग में, मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने अभी काम दिया है, और मैं हर ब्लॉक में जा रहा हूँ, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे कुछ परेशानियाँ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका लोक व्यापीकरण करने की आवश्यकता है, इसको कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि जन जन तक ये जाए। ये छोटे किसानों के लिए है एक्चुअल में, और उनका ये बहुत बड़ा ताकत है, आपस में वो एक दूसरे की अपनी ताकत बन जाए। इसके लिए मैं निवेदन करूँगा, उसको कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम ऐसा बनाया जाए, उसका तकनीकी मार्गदर्शन को इस तरीके से बनाया जाए ताकि डिपार्टमेंट भी पीजीएस को समझे। डिपार्टमेंट समझता है, डिपार्टमेंट में बहुत कम लोग बैठे हैं, और उनके पास बाबूगिरी का बहुत सारा काम है, कृषि विभाग का बिल्कुल नहीं है। तो मेरी विनती, कैसे वो ऐसा हो सकता है कि पूरी चीज़ समझे और वो गांव तक जाए। स्थानीय भाषा में साहित्य हो, स्थानीय भाषा में पोर्टल हो, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि मैं चूंकि गांव से आता हूं, मैं हिंदी पढ़ा हूं, और मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं करता हूं। मेरी विनती थी उस पोर्टल को हिंदी में भी किया जाए।
गुणवत्ता की जांच, खाद और कीटनाशक की शुद्धता की जांच। हम गांव में बहुत परेशान होते हैं, हमारे किसान किसी तरीके से जल्दी में अभी अब जो पीजीएस आए हैं तो हम उनको सब तक पहुंचा रहे हैं कि जो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, जीवामृत है, बायोअमृत है, जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ को हम उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी वो जल्दबाजी में बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। उनको लगता है कि मैं मार्केट से ले आऊँ, वो जल्दी से दे दूँ, जल्दी से डाल दूँ। उसमें हो क्या रहा है कि अशुद्ध चीज़ें मिल रही हैं और किसानों की समस्या यथावत रहती है और लूटा जा रहा है। और छोटे किसान, जो छोटे जोत वाले किसान हैं, आज मालूम है आपको कि लागत इतनी ज़्यादा है कि किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। उसका बहुत बड़ा विकल्प आप बैठे हैं, और उसका मैं भी एक धारक हूँ और उनका पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रमाणीकरण प्रक्रिया को बिल्कुल सरल बनाया जाए, हिंदी में हो तो और अच्छा रहेगा। किसान की क्षमता वर्धन ये बहुत बिल्कुल नहीं हो पा रहा। कृषि विभाग को जैसे मैंने बताया, वो बाबू बना हुआ है। कृषि विभाग में 2-3 लोग होते हैं। आजकल आत्मा परियोजना हो गई है, लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंच रहे। वो भी जो अभी आत्मा परियोजना में चाह रहा था कि वो गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, उनकी ज़्यादा पहुंच गांव तक हो, वो नहीं हो पा रहा है। वो बाबूगिरी अभी बैठ के कर रहे हैं। आत्मा परियोजना जो इसलिए बनी थी कि एक्सटेंशन के रूप में काम करेगी वो, लेकिन एक्सटेंशन ना हो करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस 1 मिनट और लूँगा सर, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा मैं, आधे मिनट में खत्म करूंगा। इसी तरीके से मार्केट लिंकेज, बीज की बात आप कह रहे थे। मैं ये चाहता हूं कि बीज का जो काम है वो बहुत सरल काम है। पुष्ट बीज पुष्ट पौधे को जन्म देता है। ठीक है, बीज की बात हो गई तो ठीक है, अब बैठ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, आपकी इतनी हम कर सकते हैं पॉलिसी में, जो ट्वीक चेंज कर सकते हैं उसको लेके आएंगे। अब मैं जो क्वेश्चन है हमारा आगे का, वो है प्रमाणीकरण के ऊपर। चंद्रकला जी की तरफ देखना चाहूँगा और आप दोनों की तरफ। आप दोनों आरसीज हैं, तो आप दोनों की एक ही आवाज़ रहेगी मुझे लगता है। तो अगर हमें रीजनल काउंसिल का रिव्यू, पीजीएस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर अगर आपको कुछ कहना है तो आप बताइए, या और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं, 2 क्रिटिकल पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ, एनी इम्पॉर्टेंट, एनीथिंग न्यू जो कल आप बोल चुके हो। Yeah, actually, conflict of interest means since we are working with farmers, sir, but directly if we involve in the marketing, that RC will involve in the marketing kind of activities, that will be the kind of. ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। त्यागी जी, राजीव जी, आप ऊपर आ जाइए, वहाँ बैठ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी आ जाइए। हाँ, आपका पॉइंट भी हम सुनेंगे। तो अब इसके साथ सो इसके अलावा मैं रेड्डी जी से बात करना चाहूँगा, जो हमारे फार्मर हैं। रेड्डी जी, आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है, आके बताइए फटाफट। इसी के ऊपर जो व्हाटएवर भी है, कोई इम्पोर्टेंट सर, व्हिच वी आर मिसिंग। ఓకే సార్, ఫార్మర్స్కు మొత్తం అందరికీ మీరు సైంటిస్టులతో పాటు ఫార్మర్స్ కూడా మీరు అడ్వైజ్ తీసుకోవాలి। అడ్వైజ్ అంటే टोटल स्टेट 2-3 स्टेट का एडवाइस दिया। वो हमारा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वो फार्मर को प्रॉब्लम है। वो फार्मर को एडवाइस तुम दे तो अच्छा है। ओ सर, वो हम सोपनट फार्मर है। वो सोपनट, वो फ्लोर क्लीनर, शैम्पू, डिश वॉश, हैंड वॉश, टोटल हेल्थ पर्पस अच्छा काम करते। वो केमिकल फुल रिड्यूस करे तो अच्छा काम करते। वो हमको सपोर्ट नहीं है। वो फार्मर को अलग अलग नया प्रोडक्ट को एडवाइस सपोर्ट करो सर। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो हमारे एफपीयू के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डॉक्टर नीलम त्यागी मैडम, आप थोड़ा क्विज एफपीयू के ऊपर, एफपीयू को क्या किस तरह से हमें सपोर्ट करना चाहिए ऑर्गेनिक। थैंक यू सर। इसमें जो मैं बात करूंगी तो थोड़ा सा वापस चलेंगे, 100 नंबर से 1 नंबर की तरफ चलेंगे तो मुझे लगता है जल्दी समझ में आ जाएगा और अपनी बात को मैं शॉर्ट कर पाऊंगी। मैंने फूड इंडस्ट्री लगाई हुई है और मैंने जैसे मान लीजिए आटा बनाया और मेरे से कोई ऑर्गेनिक आटा मांगता है तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे ज़िले में कौन कौन किसान हैं जो ऑर्गेनिक गेहूँ पैदा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में गैप है
एक लिस्ट बनाई जाए जिले वाइज और वो जिले को दी जाए कि ये किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अगर टमाटर की बात मतलब सब्जियों की बात करें तो सब्जी हमारे ब्लिंकिट से चली जाती है और उसे हर कोई कस्टमर खरीदने को तैयार है ऑर्गेनिक के नाम पे। लेकिन जब दूसरी बात करते हैं, मसाले की बात करते हैं, तो उसको फिर वो देखना चाहते हैं कि ये टेस्ट रिपोर्ट इसके साथ लगी है कि नहीं लगी है। तो हमें बस यही चाहिए कि वो कौन कौन से किसान हैं। अब मान लीजिए मैंने अगर फूड इंडस्ट्री में आटा बनाना है और वो केवल 10 किसान हैं जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तो जो प्रोसेसिंग कर रहा है उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो इतना सा कैसे खरीदे और उसको कहाँ प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग तो हो जाए, कैसे मार्केटिंग करे। तो वो उसमें क्वालिटी चाहिए, मतलब क्वांटिटी चाहिए। क्वालिटी तो है ही ऑर्गेनिक, उसमें क्वांटिटी चाहिए कि हमें ज़्यादा मात्रा में सामान चाहिए। ज़्यादा मात्रा में सामान लाने के लिए सर जैसे विकास भवन है वहाँ पे भी इनकी लिस्ट लगाई जा सकती है, हमारे यहाँ पे भी लगाई जा सकती है। और इसके अलावा जो किसान हैं हमारे साथ में उनको एक संपर्क में ला दिया जाए, लाइन अप कर दिया जाए। दूसरा सर मैं ये आज के बाद, क्योंकि अभी तक हमारे पास 15,000 यूथ हैं जिनको हमने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग दी है 15 डेज की, और वो हमारे पास यूथ है। इस तरह का कोई भी प्रोग्राम है तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। सर्टिफिकेशन के लिए भी हम आपके साथ में हैं। आज के बाद मैं वादा कर रही हूँ हमारा एफपीओ पूरा काम करेगा। इसके अलावा जो भी हमारा यूथ के लिए, इसके लिए सर हमारा 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे पास, तो हमें क्लस्टर में जाना पड़ेगा। क्लस्टर में अगर काम करेंगे तो इसमें एक बड़ा कैंपेन चलाने की ज़रूरत है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। जो हम अपना खाना खा रहे हैं तो हम एक छोटी सी गाड़ी खरीदते तो ध्यान रखते हैं कि हमारी ये डीजल की गाड़ी, भाई ध्यान रखना पेट्रोल ना चला जाए। जो हमारी करोड़ों की ये बॉडी है, हमें नहीं पता कि इसमें क्या जा रहा है और हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, हम क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता है। तो इसमें सर मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको शामिल किया जाए, ये क्लस्टर में काम किया जाए। बीज भी हमारे एफपीओ जो हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और फिर इनको जो मार्केटिंग लिंकेज है एफपीओ के साथ में जोड़ के जब बड़ा मात्रा में हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तो उसको हम प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करने को तैयार है। थैंक यू सर। सर मैं शिरडी से हूँ, महाराष्ट्र, ज्योति लारे। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ सर, किसानों को आप देते हैं ना तो रासायनिक का जो आप सर्टिफिकेट देते हैं ना वो पहला बंद करो और ऑर्गेनिक का देने चालू करो, क्योंकि उनसे ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिला तो उनको मार्केट में मिल जाएगा और उनको किसानों को है ना वो मार्केट का केंद्र है ना तालुका लेवल पे मिल जाएगा तो अच्छा होगा। और सिर्फ ऑर्गेनिक और गांव में सब किसान शामिल मजे मिलावट दूध, जो दूध है ना वो भी बगैर मिलावट का ही शहरों में मिलना चाहिए। दूध भी ऑर्गेनिक केमिकल से मिलाते हैं और ऑर्गेनिक का जब बोलते हैं ना बगैर केमिकल का दूध शहरों में जाना चाहिए। इसलिए हमें केंद्र का उपलब्ध करके दे दो सर। गांव में केंद्र होगा ना ऑर्गेनिक का तो हम आगे जाएंगे सर, किसान आगे जाएगा। यही हमारी मांग है सरकार से। थैंक यू सर। इनका कहना है कि एक छोटा सा केंद्र हो, छोटा सा। ये जब हम गए थे नासिक में, डॉक्टर राजपूत ने एक रीजनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई थी। डॉक्टर राजपूत ने इनसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो बहुत हमारी कृषि सखी भी हैं, जो आप देखते हैं ना कृषि सखियाँ हैं NRLM के कन्वर्जेंस में, वो हमारी पैरा एक्सटेंशन वर्कर भी हैं। वो हमारा सर्टिफिकेशन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है मैनेज के द्वारा, तो उनमें से ही कृषि सखी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इनका तो बहुत विचार इतने बड़े हैं कि ये चाहती हैं कि एक कृषि विज्ञान केंद्र की तरह गांव लेवल पर, गांव के स्तर पर भी एक केंद्र हो जाए जो कि सारी चीज़ें फैसिलिटेशन करे, जो हम बातें कर रहे हैं सीड से लेके मार्केटिंग तक। आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं? आप फटाफट बोलिए, 5-10 सेकंड में। नमस्कार, मैं शिरडी से आई हूँ, हम दोनों साथ में आए। मेरा नाम रूपाली कड़ू पाटिल है, मेरा हल्दी का बिजनेस है और मेरे 100 महिलाओं का एक समूह है, सब ऑर्गेनिक खेती करते हैं। पर आप मेरा जो है हल्दी का वो हो जाता है, पर कुछ महिलाओं का है ना मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आती, सब्जी वगैरह ऐसा है, तो उनको मार्केटिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हम दोनों में ऐसा सर से कहा कि हमें वहाँ एक सेंटर बना दो, हम वहाँ सब महिलाओं का, लेडीज़ का है सभी समूह, तो वहाँ पे हमें सेंटर चलाने के लिए तैयार है।